नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसडी के करंट अफेयर है, सारी जो है हम लोग आपकी तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दी है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देखते रहिए। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम के लिए हमारी जो वीडियो श्रृंखला है वो लगातार चल रही है। बहुत सारी क्विज के वीडियो आपने देखे हैं, और ऐसे छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, जैसे पॉलिटी का आज हम कवर करने वाले हैं। ऐसे ही पीछे हमने राज्यों के बारे में आंकड़ा देखा था, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट विषय यहाँ वीडियो लेक्चर के माध्यम से कवर किए जा रहे हैं। तो आप इनका भरपूर लाभ ले सकते हैं और एक बेहतर रिविजन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटी का जो सेगमेंट है उसमें हम देखने वाले हैं संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। ये ऐसा एरिया है जहां से हमेशा ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी यही है। तो शुरू करते हैं पहले संसद से, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज है, तो वहीं से स्टार्ट करना ये सही रहेगा। पार्लियामेंट की अगर बात करें तो भारतीय संसद 3 भागों में बटी हुई है। वैसे तो हमें दिखाई देता है कि इसके 2 ही सदन है, एक उच्च सदन है और एक निम्न सदन है, लेकिन राष्ट्रपति भी इसी का अंग होता है। चलिए देखते हैं। संविधान के हिसाब से भारत की जो संसद है उसके 3 अंग है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, लेकिन निम्न सदन ज्यादा ताकतवर है, और राष्ट्रपति ये इसका केंद्र बिंदु है। 1954 में, यहां ध्यान दीजिएगा, 1954 में राज्य परिषद और जनता का सदन, इसके स्थान पर क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा शब्द जो है इसको अपनाया गया, और अभी नया संसद भवन बन रहा है, ये आपको पता होगा। इसके बाद देखिए, राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। अब उच्च सदन क्यों कहलाता है वो कारण यहां बताया गया है। उच्च सदन कहने का मतलब यह है कि ये बड़ों की सभा है, मतलब जो ज्येष्ठ लोग हैं, उच्च लोग हैं, उनकी सभा है। और लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, मतलब इसे चर्चित सभा या पहला चैम्बर कहते हैं। दूसरा चैम्बर हमारा राज्यसभा है और पहला चैम्बर जो है वो लोकसभा है। इसको निम्न सदन के तौर पे हम देखते हैं। राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो होते हैं। जबकि जो लोकसभा होती है, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में कौन लोग होते हैं? दोनों क्षेत्रों के, मतलब स्टेट और यूटीज दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। लोकसभा में संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है, मतलब संपूर्ण भारत के लोग, उसमें ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति जो है वो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा कि वो संसद का अंग तो है, लेकिन संसद के किसी अन्य सदन का वो सदस्य नहीं है। वो अपने आप में खुद एक अंग है, ठीक है, तो उसे किसी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं। और देखिए, इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन है। जैसे ये कहा गया कि वह न ही संसद की बैठक में भाग लेता है, लेकिन मतलब वो संसद में जाकर नहीं बैठता है। जो हल्ला गुल्ला होता है, रोज बैठकें होती हैं, सत्र चलते हैं, स्थगित कर दिए जाते हैं, उसमें राष्ट्रपति वैसे इन्वॉल्व नहीं होता है। जब संयुक्त अधिवेशन बुलाना होता है तभी इसकी नौबत आती है, लेकिन वो संसद का अभिन्न अंग है। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। ध्यान दीजिएगा, ये विधायी अंग है किसका? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका। संसदीय प्रणाली, जिसे कि सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, ये जो संसदीय प्रणाली हमारी वाली है, सिर्फ हमारी वाली, ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल के तौर पे देखा जाता है। हमारी जो संसदीय प्रणाली है वो यहां से कॉपी की गई। अपनाने का कारण क्या है? मतलब ये जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है, इसको हमने क्यों अडॉप्ट किया है? तो कारण ये है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट और केंद्रीय स्थान रखती है, मतलब उसको प्रायोरिटी दी गई है, प्रभुता दी गई है। तो इसी वजह से हमने इस मॉडल को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि इस मॉडल में ये चीजें पहले से दिखाई दे रही थी। हमने बहुत कुछ सीखा है। जैसे आप देखते हैं ना, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें बाहर से, जो अन्य कॉन्स्टिट्यूशन है, उनसे बोरो की है और लोगों से सीखा है। मतलब जो पहले से इस चीज पर काम कर चुके थे, उनकी गलतियों से भी सीखा है, उनकी अच्छाइयों को भी लिया है। तो यही कारण है कि हमारा संविधान बहुत बड़ा बन गया। जोड़ने के चक्कर में कि ये वाला भी जोड़ दे, वो वाला भी जोड़ दे, हमारे जो संविधान निर्माता थे वो इतना ज्यादा उसमें अनुच्छेद जोड़ डालते हैं कि वो बहुत भारी ग्रंथ तैयार हो जाता है। लेकिन अच्छाई ये है कि वो बहुत नम्य प्रवृत्ति का है। मतलब जब आवश्यकता पड़े तो कठोर भी है, और आवश्यकता पड़े तो लचीला भी है, और ऐसा ही संविधान होना चाहिए। और जो संविधान निर्माता उसका निर्माण कर रहे थे, जितने भी लोग थे, उसमें सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर जी ही नहीं, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष शामिल थे, वो बहुत विद्वान वकील हुआ करते थे।
तो उन्होंने क्या किया, वो भविष्य परक योजना बनाकर उस संविधान को गठित करते हैं। ऐसा नहीं कि तत्काल में जो दिख रहा है उसी के हिसाब से प्लान किया और एक नियम कायदे की किताब तैयार कर दी। उन्होंने आगे की सोची कि आगे कैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, इस नियम पे किस तरह के विवाद खड़े हो सकते हैं, या क्या इसमें परिवर्तन की गुंजाइश आगे बन सकती है। तो उसका भी रास्ता खुला हुआ है। अब ये बात अलग है कि अब की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कोई भी दल हो, वो संविधान को अपने तरीके से यूज करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ जो संसद है उसको एक प्रायोरिटी दी गई है और वेस्टमिंस्टर मॉडल इसका यहाँ सबूत है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। संविधान का 5वां भाग, इसके अंतर्गत अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा ये भाग और जो अनुच्छेद है ना, ये पूछा जाता है। इस तरह का जो फैक्चुअल डाटा है ये यूपीएससी टाइप की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 79 से लेकर 122, आर्टिकल नंबर 79 से लेकर 122 तक, इसमें संसद के गठन का पूरा प्रावधान है, संरचना है, अवधि है और अधिकारियों की प्रक्रिया है, विशेषाधिकार और शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इन्हें अलग अलग आपको पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखिए, मतलब 5वां भाग है, भाग जो संख्या है वो कितनी है, 5 है, और आर्टिकल नंबर 79 से लेकर 122 तक संसद की पूरी कार्यप्रणाली यानी स्टैब्लिशमेंट से लेकर उसका जो पूरा वर्किंग सिस्टम है वो सब चीजें इसमें दी हुई हैं। इसके अलावा उसके जो राइट्स हैं वो भी इसमें शामिल है। अब अनुच्छेद 79 क्या कहता है, यहाँ हमने देखा ना कि 79 से स्टार्ट होता है। तो इसके हिसाब से मतलब पहले तो आपको ये प्रावधान करना पड़ेगा ना कि संसद जैसी कोई चीज होगी, तो वही इसमें कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी। संघ यानी जो सेंटर है या हमारा यूनियन है, भारत संघ है, उसके लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। ये परिभाषा स्पष्ट तौर पे संविधान में अंकित है, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। ये संविधान में दर्ज है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 79 में ऐसा कहा गया है। अब आइए इनके दोनों जो सदन है, मतलब राज्यसभा और लोकसभा, उसको देख लेते हैं। तो राज्यसभा की संरचना अगर आप देखें तो संसद का उच्च सदन ये कहलाता है, बड़े लोगों की सभा, और राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है। इसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो अधिकतम संख्या है इससे ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, 250 है। इसमें से 238 सदस्य, ध्यान दीजिएगा 238, 250 में से 238 ये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, और इनका निर्वाचन हमेशा इनडायरेक्ट होता है, मतलब अप्रत्यक्ष होता है। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन से नहीं आते। जबकि जो 12 सदस्य होते हैं, मतलब आपने 250 में से 238 माइनस किया तो कितना आया, 12 आया। तो ये जो 12 मेंबर्स होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मतलब इसमें राष्ट्रपति किसको रखता है किसको हटाता है ये उसकी मर्जी होती है। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो 245 हैं। 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और 4 जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं, मतलब इतने जो है ये राज्यवार हैं, और 4 ये यूटी से आते हैं, और 12 सदस्य ये राष्ट्रपति के द्वारा वर्तमान में भी मनोनीत है, जैसे राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त है। संविधान की 4थी अनुसूची के बारे में यहाँ कहा गया, 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर की अनुसूची में ये जो आवंटन है इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे अनुसूचियों का नंबर। तो 4थे नंबर की जो यहाँ लिस्ट है, माफ कीजिएगा शेड्यूल है, उसमें ये चीजें हमें दिखाई देती हैं। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे। अब 12 लोगों को राष्ट्रपति यहाँ क्या कर रहा है, मनोनीत कर रहा है। तो मनोनीत कैसे सदस्यों को करेगा वो बताया जा रहा है। साहित्य के क्षेत्र से लोग हो सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से हो सकते हैं, कला और समाज सेवा, इन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले यानी अनुभवी लोग, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। हालांकि ये उनकी मर्जी पर होता है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। मतलब ये घुमावदार निर्वाचन होता है, इसीलिए कहा गया ना कि अप्रत्यक्ष होता है। अब देखिए, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के हिसाब से एकल संक्रमणीय मत द्वारा इसका जो पूरा प्रावधान है उसे किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रणालियों का सिर्फ आपको नाम याद रखना है। इसके अंदर का जो बहुत डिटेल डाटा है, जो कि लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो उतना डिटेल इन्फॉर्मेशन इस परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन हाँ, हर चीज का जो पॉइंट है वो आपको जानना चाहिए, जो फैक्ट है वो आपको हर हाल में याद होने चाहिए, क्योंकि फैक्ट पूछे जाएंगे। तो देखिए, राज्यसभा के निर्वाचन का जो प्रावधान है उसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति होती है। पद्धति कैसी है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली है, और मत की जो प्रणाली है वो एकल संक्रमणीय है। राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है, ये एक बड़ी बात है। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का विघटन होता है लेकिन राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। ये एक स्थायी सदन है, स्टेबिलिटी इसमें होती है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हर दूसरे साल उनका रिटायरमेंट होता है। 1/3 यानी 1/3 जो मेंबर्स हैं उनको रिटायर कर दिया जाता है हर दूसरे साल। और इस प्रकार से इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। मतलब यहाँ पूछा जा सकता है कि कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 साल का होता है।
अब राज्यसभा का अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो आपकी जो कम से कम आयु है, न्यूनतम आयु है, वो 30 साल होनी चाहिए, 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और राज्यसभा का सभापति ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। सभापति होता कौन है वो आप समझ रहे हैं, उपराष्ट्रपति इस समय वेंकैया नायडू जी हैं। अब देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति बता भी दिया गया नीचे, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। और राज्यसभा में भी आजकल अच्छा खासा हंगामा हो रहा है, जो कि आमतौर पर शांत रहा करती थी। जितना चिल्लम चिल्लम है वो सब लोकसभा में होता था, लेकिन राज्यसभा में नहीं होता था। अभी क्या है कि सरकार विरोधी जो गतिविधियां हैं वो बढ़ गई हैं, तो हर जगह चिल्लाहट हो रही है। अब इसमें गवर्नमेंट दोषी है या विपक्षी दल दोषी है या दोनों दोषी हैं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन बात यह है कि जनता का काम अवरुद्ध हो गया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पदेन सभापति हैं और वेंकैया नायडू जी वर्तमान में हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति जब चार्ज में नहीं रहता है, किसी कारणवश वो अपने पद पर नहीं रहता है, तो उस अवस्था में उपराष्ट्रपति तब तक उस पद को संभालता है जब तक कि नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता है ना। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। भाई आप एक ही काम करोगे ना, मतलब एक ही लाभ लोगे, तो उसे राष्ट्रपति वाला जो वेतन और भत्ता है वो सब मिलता रहता है, लेकिन जो यहाँ वाला प्रॉफिट था वो बंद हो जाता है, दोहरा लाभ नहीं मिलेगा। इस अवधि में वो राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन और भत्ते प्राप्त करता है, तो और उसके लिए अच्छा ही हो जाता है। लेकिन वो चाहे कि डबल मुनाफा कमाए तो ऐसा नहीं हो सकता। और इसके बाद राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक को उपसभापति चुनती है। ध्यान दीजिएगा कि जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति है असल में, तो वो राज्यसभा का हिस्सा नहीं होता है, जैसे राष्ट्रपति के बारे में हमने देखा। लेकिन उपसभापति जो होता है वो राज्यसभा के ही मेंबर्स में से एक होता है। और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। सेम वही प्रोसेस है जैसे पीछे आपने मतलब इससे पहले आपने कहीं पढ़ा होगा लोकसभा में, मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का था कि कौन किसको इस्तीफा देगा, तो वो वाली चीजें ये एक दूसरे को देते हैं। तो उपसभापति अपना जो रिजिग्नेशन लेटर है वो सभापति को देता है और उपसभापति को राज्यसभा बहुमत से पद से हटा सकती है। मतलब राज्यसभा में उसे हटाने के जो अधिकार है वो मौजूद है, बहुमत अगर होगा तो हट जाएगा। अगर सभापति का पद रिक्त हो जाए तो उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करता है। मतलब मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में ये जो उप सभापति है ये उस पद को संभालेगा। जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति के रूप में वह सभापति के रूप में पीठासीन नहीं होंगे। मतलब मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति जो है वो सभापति हैं राज्यसभा के और उनके ऊपर कोई आरोप लगा, संविधान की अवहेलना या जो भी आरोप लगा, और उसके बाद इन्हें हटाने के लिए प्रोसेस शुरू हो गया, भले ही अभी सिद्ध नहीं हो पाया है, तो जब तक ये संदेह के दायरे में रहेंगे तब तक ये पीठासीन नहीं होंगे, यानी उस पद पे नहीं बैठेंगे। सभापति का जो कुर्सी है उस पर बैठकर वो अपना काम नहीं कर सकते। जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उपसभापति भी पीठासीन नहीं होगा। तो ये दोनों पर लागू होता है, मतलब सभापति पर भी होता है और उपसभापति पर भी होता है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यहाँ ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। वर्ष 2003 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई थी कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा में कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, राज्यसभा के लिए, मतलब में का तात्पर्य यह है कि उसके लिए, उसमें निर्वाचित होने के लिए कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। मतलब ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस राज्य का निवासी है या कहाँ का रहने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक चीज है, अखिल भारतीय सेवाएं जो होती है उनका सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है, मतलब इसका एकमात्र अधिकार है, इसकी एकांत की पावर। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित और एक निर्वाचक मंडल के द्वारा इलेक्ट होता है। यह चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के हिसाब से या उसके अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। 8 संघ राज्य क्षेत्रों में, यहां ध्यान दीजिएगा नीचे, 8 संघ राज्य क्षेत्रों में केवल 3, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये 3 है ना, इनके प्रतिनिधि राज्यसभा में हैं। और अन्य जो 5 यूटीज आप देखते हैं, कुल मिलाकर 8 हैं, तो उसमें से 5 बची ना, वो जनसंख्या के तुलनात्मक रूप से काफी कम होने के कारण राज्यसभा में अपना जो रिप्रेजेंटेटिवशिप है वो नहीं प्राप्त कर पाते। मतलब वहाँ आबादी बहुत कम है, तो आबादी कम होने की वजह से वहाँ पे अभी तक प्रतिनिधि की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है। भविष्य में अगर होती है तो वहाँ से भी आप रिप्रेजेंटेटिव देख सकते हैं। भारतीय संविधान में जो 4थी अनुसूची है उसमें राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रावधान ये उल्लिखित है। और आर्टिकल नंबर है 249, जिसके तहत यदि राज्यसभा में अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत में ऐसा संकल्प पारित हो जाए कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक है। आप 3 प्रकार की जो लिस्ट है उसको देखते हैं, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों भागीदार होते हैं, मतलब संघ भी भागीदार होता है और राज्य भी होते हैं।
अब यहाँ कहा जा रहा है कि राज्य सूची का कोई मैटर है, मतलब राजकीय हित का है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि वो राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक है, तो संसद उस पर, मतलब उस मैटर पे जो भी विषय है उस पर विधि बना सकती है ऐसी कंडीशन में, भले ही वो राज्य सूची का विषय हो। लेकिन यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रह पाएगा, ये एक इसमें कंडीशन है। तो आपको जो टर्म और कंडीशन है वो साथ में ध्यान में रखनी है। आर्टिकल नंबर 250 को देखते हैं। इसके हिसाब से आपातकाल की स्थिति में केंद्रीय संसद को राज्य सूची में अंकित किसी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है। लेकिन आपातकाल की समाप्ति के बाद जो 6 माह की अवधि होती है, मतलब आपातकाल की समाप्ति के 6 माह की अवधि से अधिक यह प्रावधान प्रभावी नहीं रहता है। आर्टिकल 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल का एक प्रस्ताव पारित किया गया, यदि संसद से अनुरोध करे, मतलब यहाँ ये कहा गया कि विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित करे और यदि संसद अनुरोध करे कि राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए तो संसद उन विषयों पर कानून बना सकती है। ये आर्टिकल नंबर 252 में कहा गया है। और 253वां जो अनुच्छेद है उसके हिसाब से संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि या समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 80 क्लॉज 1, यहाँ आप देखें ये क्लॉज होता है ना, तो 80 क्लॉज 1 का ख जो है, मतलब ये पार्ट है टोटल इसका। तो इसमें ये कहा गया कि राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक, मतलब इससे अधिक नहीं होने चाहिए, इतने रिप्रेजेंटेटिव तथा राष्ट्रपति द्वारा जो निर्देशित किए जाने वाले 12 मेंबर हैं उनको मिलाकर ही राज्यसभा बनेगी। तो ये स्पष्ट तौर पे इसमें कह दिया गया है। इसके बाद देखिए, राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को उनकी जनसंख्या के अनुपात में चुना जाता है, मतलब कहाँ पे कितनी आबादी है इसके हिसाब से ये चीज तय की जाती है। किस प्रकार से, मतलब ये कहा गया कि इस प्रकार किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण संविधान की 4थी अनुसूची में कर दिया गया है। तो ये प्रावधान कहाँ दिखता है? 4थी अनुसूची में दिखता है। भारत की पहली अभिनेत्री जिन्हें कि राज्यसभा में नामांकित किया गया था उनका नाम नरगिस दत्त था, मतलब ये सुनील दत्त की पत्नी, और इनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक रहता है। और जयललिता जयराम, ये अन्ना द्रमुक वाला जो है AIDMK, इसकी राज्यसभा सदस्य थी जो कि 3 अप्रैल 1984 से 28 जनवरी, माफ कीजिएगा यहाँ पे 3 अप्रैल 1984 से 28 जनवरी 1989 तक अपने पद पर रहती। वैजयंती माला, ये सब अभिनेत्री और जो यहाँ पे फिल्म में काम करने वाले लोग थे उनके नाम दिए हुए। तो वैजयंती माला, इनका पूरा नाम वैजयंती माला बाली था और 27 अगस्त 1993 से लेकर 26 अगस्त 1999 तक ये नामांकित सदस्यों के तौर पे राज्यसभा में रहती। देविका रानी चौधरानी का नाम आप देख रहे हैं। इन्होंने, यहाँ देखिएगा, वर्ष 1969 में इन्होंने पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीता था और ये उस प्रकार की अभिनेत्री थी। इसके बाद संविधान के आर्टिकल नंबर 249 को देखते हैं। तो इसके तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के विषय पर विधि बनाना राष्ट्रहित में आवश्यक हो जाए तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप देखें, राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा पारित होने वाले, मतलब प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संसद बनाती है, न कि केवल राज्यसभा। मतलब इस मामले में अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। इसमें राज्यसभा अकेले कुछ नहीं कर सकती। तो यहां तक हमने राज्यसभा को बहुत देखा। अब लोकसभा को देखते हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या, मतलब सदस्य संख्या 550 डिसाइड की गई है। उसमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि होंगे और 20 जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं। और वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं, 530 सदस्य राज्यों से हैं और 13 सदस्य जो हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं। संविधान का अनुच्छेद है 82 और इसके हिसाब से अगर आप देखें तो लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है और यह व्यवस्था पहले वर्ष सन 2000 तक के लिए ही थी। मतलब पहले क्या था, वर्ष 2000 तक के लिए इसको किया गया था, लेकिन बाद में एक अमेंडमेंट होता है, 84वां संशोधन होता है, ये 2001 में हो जाता है और कहा गया कि इसे 2026 तक संशोधित मत करिएगा, मतलब छूना नहीं है 2026 तक। तो अभी भविष्य की बात। लोकसभा में राज्यों को जनगणना, मतलब जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, जैसे पीछे हमने राज्यसभा में देखा। लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन की नियत तारीख से 5 वर्ष तक की होती है। मतलब इसका जो पहला अधिवेशन होता है चुनाव के बाद, वहां से लेकर 5 साल तक की। हालांकि राष्ट्रपति को 5 साल से पहले भी किसी समय भी लोकसभा को विघटित करने का अधिकार होता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है। राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पावर नहीं है। इसके बाद देखते हैं आगे। आपातकाल में संसद की अवधि एक बार में, यहां देखें, आपातकाल में संसद की अवधि एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है और आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के बाद इसका जो विस्तार है वो किसी भी दशा में 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता है। उसके बाद हर हाल में चुनाव अनिवार्य हो जाता है।
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 साल की होनी चाहिए। पीछे हमने राज्यसभा में 30 देखा, यहाँ पे कम उम्र में ही काम चल जाता है। और लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो करेगा। जबकि सत्रावसान और विघटन, ध्यान दीजिएगा, सत्रावसान और विघटन का काम राष्ट्रपति का होता है, वो अध्यक्ष नहीं कर सकता है। आर्टिकल नंबर 93 यानी अनुच्छेद 93 के हिसाब से लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। और आर्टिकल नंबर 94 ख के हिसाब से लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित एक संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो जाए तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे। जैसे पीछे आपने राज्यसभा में देखा, संदेह के दायरे में आएंगे तो वो तब तक अपने पद पर नहीं रह सकते हैं, मतलब वो काम नहीं कर सकते। जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प लोकसभा में विचाराधीन हो तो उसके साथ भी, मतलब प्रथमतः वो मत का हकदार तो होगा, लेकिन बराबर अगर वोट वहां पड़ता है। आमतौर पे क्या होता है, जब वोटिंग होती है ना तो उसमें निर्णायक वोट देने का अधिकार ये अध्यक्ष के पास होता है, और जिस पार्टी की सत्ता रहती है उसी पार्टी से अध्यक्ष भी चुना जाता है, ये आप सभी जानते हैं। तो वो पार्टी के ही फेवर में डालेगा तो यहाँ सरकार की विजय हो जाती है। लेकिन जब उसके ऊपर इस प्रकार का कोई हटाने उठाने वाला आरोप लगा है तो ऐसे में वो निर्णायक वोट नहीं दे सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपने जो कास्टिंग वोट है यानी निर्णायक मत होता है, इसका प्रयोग केवल तभी कर सकते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में जो पक्ष और विपक्ष है दोनों में वोटिंग हुई है और टाई हो गया है, तो उसमें कौन जीतेगा इसका फैसला करना जरूरी है। तो अध्यक्ष जो है वो सत्ता पक्ष की ओर वोट डाल देते हैं। सिंपल है इसमें, सीधा सीधा। इसके बाद आप देखें, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत काम करता है। और प्रोटेम स्पीकर के बारे में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर आम चुनाव के बाद निर्वाचित लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, इतना हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के तौर पे चुना जाता है। आर्टिकल नंबर 85 क्लॉज 1 को अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से लोकसभा में एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से ज्यादा का फासला नहीं होना चाहिए, उससे पहले ही हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। इस प्रकार से लोकसभा में कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाने चाहिए, ये अनिवार्य है। और आर्टिकल नंबर 100 क्लॉज 3 के हिसाब से लोकसभा और राज्यसभा का जो कोरम है, गणपूर्ति है, बैठक होने के लिए आवश्यक सदस्य संख्या, वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग अनिवार्य रूप से होना चाहिए, मतलब इतने लोग वहां पर उपस्थित होने चाहिए। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है, मतलब उसमें भी यही कंडीशन चलती है। उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है, कितने हैं तो 80 हैं, आपने पढ़ा होगा। और इसके बाद दूसरा नंबर है महाराष्ट्र राज्य का 48, और पश्चिम बंगाल तीसरी पोजीशन पे है 42। लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था 1951 में 25 अक्टूबर की तारीख को, वहां से लेकर 21 फरवरी 1952 तक ये चला था। और यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। उस समय सीटों की संख्या कितनी थी? 489 थी। पहला लोकसभा का जो अधिवेशन है वो 13 मई 1952 में होता है, और 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष बनते हैं। तो पहले अध्यक्ष का नाम ध्यान दीजिएगा। अब इसमें 27 फरवरी 1956 को, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये इस पद पर बने रहते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। पहली लोकसभा का जो शेष कार्यकाल था, मतलब अधूरा रह गया ना, तो उसके बाद जो नए वाले आते हैं, इनके जगह पे आते हैं, उनका नाम एम अनंत शयनम आयंगर था। ये लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं। वर्ष 1954 में जेबी कृपलानी के सहित विपक्ष के 21 सांसदों के द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे कि लोकसभा के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। ये सब फितूर होता है, मतलब विपक्ष चाहे तब भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ सारी पावर जो है वो सरकार के हाथ में होती है। सिर्फ हल्ला मच सकता है, जैसा कि इस समय मच रहा है, लेकिन जो मनमानियां करने का काम है वो सत्ता पक्ष अपना कर लेता है। इसके बाद आगे चलते हैं। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष ये मीरा कुमार थी। कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तो उसमें इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद तुरंत बाद सुमित्रा महाजन ये बीजेपी की ओर से बनती है। संविधान के अनुच्छेद 84 ख के हिसाब से लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा ये आपने पीछे देखी है 25 साल है, और राज्यसभा के लिए 30 साल है। मतदाता सूची का निर्माण ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश और नियंत्रण में किया जाता है। किसके निर्देश में होता है, ये प्रश्न बन सकता है। आर्टिकल नंबर 324 क्लॉज 1 में ऐसा कहा गया है। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम को आप देख रहे हैं 1951 का है। इसके हिसाब से लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। ठीक है, अर्थात उस क्षेत्र की समदाता सूची में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। और वर्ष 2003 में सरकार के द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन के लिए ऐसी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। ये समाप्त हो गया है 2003 में, इसको याद रखिएगा, पहले का प्रावधान था।
और आर्टिकल नंबर 330 क्लॉज 2 को देखिएगा। इसके अधीन किसी राज्य या जो संघ राज्य क्षेत्र है उसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, ये लोकसभा में उस राज्य यानी संघ राज्य क्षेत्र भी हो सकता है या स्टेट भी हो सकती है, तो इसमें आवंटित स्थानों की कुल संख्या से वही होगा जो उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, उनके संबंध में होता है। जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से होता है। और उदाहरण के तौर पे 1996 में पश्चिम बंगाल और तत्कालीन आंध्र प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 थी, जिसमें कि अनुसूचित जातियों के लिए आवंटित सीटें क्रमशः 8 और 6 थी। वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान क्रमशः 10 और 7 हो गए। तो ये चीजें आप जो संशोधित है उसको याद रखिएगा। परिसीमन आयोग की सिफारिश के हिसाब से, मतलब लागू होने के बाद 2008 से, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें मध्य प्रदेश में है। कितनी है? 6 है टोटल। यूपी और बिहार में ऐसी सीटों की संख्या 0 है, इसको ध्यान दीजिएगा। जबकि गुजरात में ऐसी 4 सीटें हैं। तो कहां पर है, कहां नहीं है और कहां ज्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 85 क्लॉज 2 और ख, मतलब इसका जो पूरा पार्ट है वो दिया हुआ है। इसके हिसाब से लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री यानी मंत्रिपरिषद का जो मुखिया है उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति ही कर सकता है, लेकिन जो सिफारिश है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 क्लॉज 4 के हिसाब से संसद तथा अनुच्छेद 190 क्लॉज 4 के तहत राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, मतलब जो बैठक होती है उसमें भाग नहीं लेता। लेकिन इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 दिन से, मतलब 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब जो स्थगित समय है उसको इसमें नहीं जोड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर वो नहीं उपस्थित होता है तो उसे यहाँ से सदस्यता से मतलब बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद आप देखें यहाँ कुछ राज्यों के नाम दें, जैसे चंडीगढ़ है, सिक्किम है, मिजोरम है, नागालैंड है, पुडुचेरी है, दादरा नगर हवेली है। यहाँ पे लोकसभा की सिर्फ एक सीटें हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों है, यहाँ मिक्स करके दिया है। जबकि त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, यहाँ पे लोकसभा की 2 सीटें हैं। 2008 में जो परिसीमन लागू हुआ था उसके बाद उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र ये उन्नाव में देखा गया था। और 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, जिसे कि 19 मार्च 1971 से लेकर 18 मार्च 1977 तक काम करने की इजाजत थी। और 9वीं लोकसभा का गठन होता है 2 दिसंबर 1989 को, और 1991 में 13 मार्च को ये भंग कर दी जाती। ठीक है। 12वीं लोकसभा का निर्वाचन होता है फरवरी 1998 में, और 12वीं लोकसभा का गठन 10 मार्च 1998 को हुआ था। विघटन कब होता है? 1999 में होता है, मतलब 26 अप्रैल 1999। ऐसा आपने देखा। अब इसके बाद कुछ और डाटा यहाँ दिया है, ये पैराग्राफ आप देख रहे हैं। भारत में लोकसभा अथवा राज्य विधानसभाओं के चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये अंग्रेजी का शब्द है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इस पद्धति के आधार पर करवाए जाते हैं। अब इस पद्धति में क्या होता है? देश तथा केंद्र शासित प्रदेश, मतलब जितने भी राज्य और यूटीज हैं, उनमें अलग अलग चुनाव क्षेत्रों को बांट लिया जाता है और क्षेत्र विशेष के मतदाता एक उम्मीदवार को वोट देते हैं और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार उस क्षेत्र के लिए विजयी घोषित कर दिया जाता है। अब जो जीतने वाले उम्मीदवार होते हैं उनके लिए 50% मत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के प्रावधानों के तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। ऐसी परंपरा है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन का सदस्य तथा उपाध्यक्ष विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है। लोकसभा में स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और पीए संगमा को अगर हम देखें तो 1995 में पहले जनजातीय केंद्रीय मंत्री ये बने थे और 1996 में वो लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष भी बने थे। 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार ही लोकसभा की पहली महिला अध्यक्षा थी, आपने पीछे देखा था। जून 2009 में इनको चुना जाता है। और विधेयक को पुनः स्थापित करने का जो प्रक्रम है उसका पहला वाचन होता है और दूसरे वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है। सभा के सदस्य उसी स्तर पर आम बहस करते हैं, मतलब विधेयक पर बहस होती है। और द्वितीय वाचन में सभा विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सभाओं की जो संयुक्त समिति है उसको सौंप सकती है। द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर खंडशः विचार भी होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रभारी सदस्य, ठीक है, प्रभारी सदस्य का यह प्रस्ताव है कि जो विधेयक या यथा संशोधित विधेयक है उसको पारित किया जाए। तो इस प्रकार का जब प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसका तृतीय वाचन यहाँ पर होता है। मतलब किसी विधेयक को कानून बनने के लिए प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अब इसके बाद एक प्रसिद्ध यहाँ शब्द है प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल असल में क्या होता है? प्रश्न पूछा जाता है और क्या। ये 1 घंटे का समय होता है संसद में और इस दौरान सदस्य जो है वो प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः जो मंत्री होते हैं वो इसका आंसर देते हैं। अब प्रश्न की 3 वैरायटी होती है। पहला जो है वो तारांकित होता है, दूसरा अतारांकित होता है और तीसरा अल्प सूचना वाला होता है। अब जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनका उत्तर ओरल तरीके से यानी मौखिक दिया जाता है।
इसके बाद कुछ पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दूसरी ओर जो अतारांकित प्रश्न है उनके मामले में लिखित रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, इसलिए इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अल्प सूचना के प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिन्हें कि कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है। 10 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है और उत्तर इसका भी मौखिक ही होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए शून्यकाल। शून्यकाल क्या होता है? प्रश्नकाल की तरह ही इसमें भी जो प्रक्रिया है वो आप देख सकते हैं, लेकिन प्रश्नकाल की तरह जो प्रक्रिया है या नियम है उसका शून्यकाल में हम उल्लेख नहीं देखते हैं। मतलब ये एक अनौपचारिक साधन है और संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के मामले को उठा सकते हैं। तो ये सुविधा के लिहाज से बनाया गया है, बाद में बनाया गया है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद ये स्टार्ट हो जाता है और सदन के नियमित कार्य के कार्यकृत के साथ ही ये किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के बीच में जो समय बचता है उसको शून्यकाल यानी 0 आवर कहते हैं। संसदीय प्रक्रिया में यह नवसार भारत की देन है और वर्ष 1962 में इसको जारी किया गया था। तो कब आया था और क्या इसका प्रावधान है, ये संवैधानिक जिक्र इसका है भी या नहीं, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखिए इसमें शून्यकाल यानी 0 आवर जो है ये भारत की संसदीय व्यवस्था की देन है, ये संविधान की देन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अधिकतम 1 घंटे का हो सकता है मैक्सिमम, और लोकसभा में इसका समय दोपहर 12 से लेकर मतलब 12 बजे से लेकर अपराह्न 1 बजे तक का होता है, यानी 12 से 1 के बीच में आप इस प्रकार का समय दे सकते हैं। अगले वाले को देखते हैं, प्रस्ताव। तो लोक महत्व के किसी भी मामले पर बिना पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बहस नहीं की जा सकती, इसको ध्यान दीजिएगा। विभिन्न विषयों पर सदन अपना मत या निर्णय किसी मंत्री या गैर सदस्य के द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करने को देता है। निंदा प्रस्ताव असल में क्या होता है, तो सरकार की जो दोषपूर्ण नीतियां होती हैं उसमें सुधार के लिए इसको लाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने और उससे पद और सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव क्या होता है, तो बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बजट के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि करने का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी कर सकते हैं, वृद्धि नहीं कर सकते, कमी कर सकते हैं। ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं। 3 प्रकार से होता है, प्रति कटौती होती है, नीति कटौती होती है और मितव्ययिता कटौती होती है। तो उन कटौतियों के बारे में इतना डिटेल नहीं, बस आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देखनी। अच्छा, अब इसके बाद स्थगन प्रस्ताव को देख लेते हैं। तो किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट कराने हेतु इसको लाया जाता है, यह है स्थगन प्रस्ताव। विषय बहुत ज्यादा जरूरी हो तब। अब लोकसभा के अध्यक्षों को एक क्रम से देख लेते हैं। तो इनका कार्यकाल से ज्यादा बेहतर यह है कि आप इनका क्रम याद रखिए, कौन से पहले और कौन से बाद में। तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो है इन्हें आप देख रहे हैं, ये 1952 से लेकर 1956 तक काम करते हैं। जब इनका देहावसान हो जाता है तो इनकी जगह पे आते हैं एम आयंगर ए, और इनका जो समय है वो 1956 से लेकर 62 तक का है। इसके बाद हुकुम सिंह जी हैं 62 से लेकर 67। नीलम संजीव रेड्डी है 1967 में ये बनते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं 1969 में, मतलब ये रिजाइन कर देते हैं। इसके बाद गुरदयाल सिंह ढिल्लो का नाम आता है, तो ये 1969 में बनते हैं और त्यागपत्र देते हैं 1975 में। इसके बाद बलीराम भगत को देखिएगा, 7वें नंबर के, माफ कीजिएगा 6वें नंबर के, ठीक है। इनका क्रम कौन सा है, 6वां है। तो इनका जो समय है वो 1976 से लेकर 77, 1 साल का है। इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी त्यागपत्र देते हैं 77 में, और कहेगड़े डी, ये इनका नाम है, के हेगड़े डी, ठीक है। तो के हेगड़े डी, और ये 1977 से लेकर 79 तक अपना काम करते हैं। बलराम जाखड़ जी को देखिएगा 1977 से लेकर 89। इसके बाद रवि राय जी हैं, इनका नाम यहाँ आप देखें 10वें नंबर पे, 1989 से लेकर 1991 तक इनका समय है। शिवराज वी पाटिल को आप देख रहे हैं, शिवराज पाटिल आप सीधा सीधा कह सकते हैं, 1991 से लेकर 96, मतलब 96। इसके बाद पीए संगमा 1996 से लेकर 98। जी बाल योगी सीएम, मतलब बाल योगी के नाम से इन्हें जाना जाता था। तो ये जो है 13वें नंबर के थे लोकसभा अध्यक्ष, और इनका निधन हो जाता है सन 2002 में। 1998 से ये काम कर रहे होते हैं। इसके बाद इनकी जगह पे आते हैं मनोहर गजानन जोशी, 2002 से 2004 तक 2 वर्ष के लिए काम करते हैं। सोमनाथ चटर्जी जी का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का था, 2004 से लेकर 2009। और उसके बाद आती है श्रीमती मीरा कुमार, जो कि पहली लोकसभा अध्यक्षा थी, ठीक है, महिला। अब इसमें 2009 से लेकर 2014 यूपीए गवर्नमेंट का जो टाइम था लास्ट वाला, उसमें इनका चयन होता है। इसके बाद यूपीए गवर्नमेंट जब आती है, माफ कीजिएगा, उसका मतलब चुनाव में हार हो जाती है, तो एनडीए आता है, मतलब भाजपा। तो इनके समय में जो नई यहाँ चेयरपर्सन नियुक्त की जाती है वो सुमित्रा महाजन जी हैं। 2014 से लेकर 2019 में वो मतलब वहां तक सक्रिय रहती हैं। और 2019 में एक बार फिर से जब लोकसभा चुनाव होता है, फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनती है। तो अभी फिलहाल ओम बिरला जी हैं, ठीक है, ये वर्तमान में स्पीकर है 2019 से अब तक, मतलब चुनाव तक। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में कुछ डाटा है। तो विधानसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जाता है।
और इनकी जो अधिकतम संख्या है वो 500 और न्यूनतम जो है वो 60 तय की गई है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि 60 से लेकर 500 के बीच में इनकी जो संख्या है वो राज्य की जनसंख्या और आकार पर भी डिपेंड करेगी। सिर्फ इतना नहीं है कि आपने मानक तय कर दिया, ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि राज्य कितना बड़ा है कितना छोटा है। इसके बाद देखते हैं, हालांकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा के मामले में ये संख्या 30 निर्धारित की गई है और मिजोरम और नागालैंड के मामले में ये 40 और 46 है। इसके अलावा सिक्किम और नागालैंड विधानसभा के कुछ सदस्य जो हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट उनका निर्वाचन होता है। इसके बाद अनुच्छेद 169 में बढ़ चलते हैं, तो यहाँ कहा गया कि विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन का अधिकार संसद को है। ठीक है, विधान परिषद की स्थापना और उसका उन्मूलन दोनों काम कौन करेगा? संसद करती है। इसके बाद राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है और आर्टिकल नंबर 172 क्लॉज 2 के हिसाब से किसी राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। विधानसभा अध्यक्ष यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तो निर्णायक मत का इस्तेमाल करता है, जैसे पीछे आपने लोकसभा वाले में देखा। और संसद, मतलब यहाँ पे सदन की बात हो रही है, सदन तथा राज्यपाल के बीच में अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है। राज्यपाल यहाँ पे राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव होता है राज्य स्तर पे, तो यहाँ बीच में कनेक्शन बनाने का काम वही करता है। और अध्यक्ष की अगर अनुपस्थिति हो जाए तो संपादन जो है वो उपाध्यक्ष करता है। सेम वही प्रोसेस है जो आप लोकसभा में देख कर आ रहे हैं। इसके बाद देखते हैं आगे, तो 84वां जो संविधान संशोधन है ये 2002 में होता है और इसके हिसाब से राज्य विधानसभाओं की संख्या 2026 तक परिवर्तित नहीं की जाएगी, जैसे पीछे हमने सेम देखा था। तो अगर आप एक पढ़ते हैं तो उसी की तर्ज पे काफी कुछ आपका हो जाता है। दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसे संघ शासित क्षेत्र हैं जहां विधानसभाएं हैं। ठीक है, बाकी में नहीं है। और आर्टिकल 173 के हिसाब से अगर आप यहाँ पर नजर डालें तो विधानसभा की सदस्यता के लिए जो योग्यता है वो क्या है कि पहली चीज तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे पहली प्राथमिकता यही है। और उसकी आयु कम से कम 25 साल की होनी चाहिए, जैसे लोकसभा में हमने देखा था, सेम टू सेम। और आर्टिकल नंबर 332 की अगर बात करें तो विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस राज्य में इनकी संख्या कितनी। और विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा जो कार्य होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के ही समान होते हैं। राज्य में धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और संविधान के अनुच्छेद 198 क्लॉज 1 के हिसाब से धन विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है, पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 168 के हिसाब से राज्यों की जो विधायिका होती है उसमें 3 चीजें होती हैं, जैसे संसद में आपने देखा था वैसे ही। राज्यपाल होता है, जैसे वहां राष्ट्रपति का स्थान था। इसके अलावा विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है, जहां तक इसका अस्तित्व है। राज्य का जो बजट होता है उसको तैयार करने का काम वित्त मंत्री या संबंधित मंत्रालय के जो अधिकारी होते हैं वो करते हैं। अब मान लीजिए वित्त मंत्री अपना काम नहीं कर रहा है, यानी पद पे है ही नहीं है, तो ऐसे में जो खाली चार्ज होता है उसको मुख्यमंत्री को ही संभालना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि कई राज्यों में मुख्यमंत्री को ही बजट पेश करना पड़ा, जैसे हरियाणा राज्य फिलहाल अभी यूपी का एग्जाम दे रहे हैं। तो मंत्री अपने पद पर नियुक्त होने से पहले अपनी पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। तो ये तो सभी लोग लेते हैं ना भाई, चाहे जितनी शपथ ले लें, लेकिन अपनी शपथ पर ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी मंत्री हो। यदि बजट विधानमंडल में प्रस्तुत करने के लिए या विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पहले अगर खुल जाता है, मतलब वो लीक कर जाता है, तो वित्त मंत्री इसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र देना, मतलब त्यागपत्र दे देगा और ये उसकी विवशता है, उसे देना पड़ेगा। तो बजट लीक नहीं होना चाहिए। और आधिकारिक गोपनीय अधिनियम में दंड का प्रावधान भी है, मतलब इतने से काम नहीं बनेगा, उसके अलावा उसे दंड भी मिलेगा। 1923 में ये एक्ट बनाया गया था। संविधान का आर्टिकल है 207 क्लॉज 1 और इसके तहत अनुच्छेद 199 क्लॉज 1 के भाग ए यहां से लेकर जो यफ तक का भाग है। तो आप एक काम करिए, इसमें आर्टिकल और क्लॉज ही याद करिए, जो भाग है ना ए से लेकर यफ, इतना डिटेल नहीं, चाहे तो आप देख भी सकते हैं। तो इस तक के प्रावधानों वाला कोई भी धन विधेयक अगर आता है तो राज्य विधानसभा में बगैर संबंधित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के उसे पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। ये एक यहाँ कंडीशन है जो कि मानी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक यानी सामान्य विधेयक जो होता है वो विधान परिषद प्रथम बारे में, मतलब इसमें आप देख लीजिए 3 माह तक, पहली बार में, जैसे पहली बार जाता है ना प्रस्ताव के लिए, तो पहली बार में 3 माह तक और विधानसभा द्वारा पुनः स्थापित किए जाने के बाद 1 माह तक रोक सकती है। असल में दिक्कत यह है कि यहाँ विधेयक को रोकने की जो पावर है वो राज्यसभा के पास भी कम होती है। वही हाल यहाँ पे विधान परिषद के जैसा भी होता है, मतलब विधान परिषद भी राज्यसभा की तरह ही यहाँ शक्ति विहीन होती है। तो धन विधेयकों को, हालांकि उतनी ज्यादा इसके पास पावर कम भी नहीं होती है, धन विधेयकों को विधान परिषदों को 14 दिन की अवधि के भीतर लौटाना होता है। सेम यही प्रोसेस आप लोकसभा और राज्यसभा वाले में देखते हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956, इसके द्वारा मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी, लेकिन ये अस्तित्व में नहीं आ सका। अभी तक कोई विधान परिषद नहीं है, हालांकि उस समय प्रावधान करने की बात की जा रही थी।
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को भंग तो किया जा सकता है, लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को न तो भंग किया जा सकता है और न समाप्त किया जा सकता है, यहाँ यही अंतर है। जबकि राज्य विधान परिषदों को यद्यपि भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 169 के हिसाब से संसद के द्वारा संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा जो विशेष बहुमत है उससे प्रस्ताव पारित करने पर समाप्त किया जा सकता है। कुछ कंडीशन होती है, तो वहाँ आर्टिकल के अंदर वो वर्गीकृत है, वो आपको देखनी चाहिए। फरवरी 2015 तक संविधान के अनुच्छेद 168 क के हिसाब से देश के 7 राज्यों, कौन कौन से 7 राज्य हैं? आंध्र है, बिहार है, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर उस समय राज्य हुआ करता था, तो उसी समय की बात की जा रही है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, जो कि 2 जून 2015 की बात है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, इसमें द्विसदनात्मक विधायिका मतलब विधानसभा और विधान परिषद ये अस्तित्व में है, ठीक है। और जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र था, वहां पे विधान परिषद की स्थापना संबंधी विधेयक ये संसद में टहल रहा था, 2010 में पारित भी हो गया, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है कि 2012 में उसको वापस ले लिया जाता है, तो फिलहाल नहीं है। जहां पर है उसे आप देखिएगा। अब यहाँ पे आर्टिकल 171 का जो प्रावधान है उसके हिसाब से जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनका निर्वाचन होता है। तो आर्टिकल नंबर 171 में हम क्या चीज देखते हैं? विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति। अब ये कैसे होता है आइए देखते हैं। पॉइंट वाइज यहाँ दिया है ताकि बेहतर समझ में आए। तो 1/3 सदस्य जो है वो स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं और 1/12 जो सदस्यों की संख्या है वो 3 वर्ष से स्नातकों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इसके बाद देखिए 1/12 सदस्य जो है उनको 3 वर्ष से अध्ययन कर रहे, माफ कीजिएगा, अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं। स्नातक वाला एक अलग निर्वाचन क्षेत्र है। अध्यापन जो है मतलब अध्यापक कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं वो यहाँ पे 3 वर्ष से अगर अध्यापन का उनके पास अनुभव है तो वो लोग इन्हें इलेक्ट करते हैं, जो कि माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। मतलब उनका जो यहाँ पे पढ़ाने का स्तर है वो माध्यमिक स्तर का कम से कम होना चाहिए। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और शेष जो 1/6वां हिस्सा है सदस्यों का, उनका नामांकन राज्यपाल स्वयं करता है। जैसे आपने राष्ट्रपति का देखा ना कि 12 वहां पे चुने जाते हैं, तो यहाँ पे वो एक भाग के तौर पे दिया है 1/6। कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा से इनका संबंध होना चाहिए, वहां अनुभव होना चाहिए। अब आर्टिकल 170 की ओर चलते हैं और 170 में आपसे कहा जा रहा है कि विधानसभाओं की संरचना आर्टिकल 171 क्लॉज 1 के हिसाब से प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। मतलब 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 60 से कम नहीं होना चाहिए, इसके बीच में सदस्य संख्या होनी चाहिए, उससे ये गठित होगी। और गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे कॉमन सिविल कोड लागू है, ठीक है, यूनिफॉर्म या कॉमन सिविल कोड आप कहें तो ज्यादा बेहतर। वस्तुतः यहाँ पे सभी नागरिकों के लिए 19वीं शताब्दी से ही पुर्तगीज सिविल कोड चला आ रहा है। पुर्तगाली यहाँ पे जड़ जमाए बैठे थे तो उन्होंने बना रखा है और इसे परिवर्तित नहीं किया गया है। केंद्र के साथ साथ राज्यों के जो वित्तीय लेख हैं उन पर नियंत्रण का काम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उसका होता है। सुचेता कृपलानी ये भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी और कहाँ की मुख्यमंत्री थी वो भी बता दिया गया है। 1963 में ये यूपी की मुख्यमंत्री बनती है, ठीक है। इसके बाद देखिए संविधान के अनुच्छेद 167 में ये उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि वह राज्य के कार्यों से प्रशासन संबंधी मतलब राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक जो प्रस्थापना है उनसे संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे तथा किसी भी विषय को जिस पर कि मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, ठीक है, उसको राज्यपाल के द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। ये उसका कर्तव्य होता है, ऐसा उससे अपेक्षा की जाती है। और मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेना ये एक उसका प्रशासनिक कर्तव्य माना जाता है। मतलब उसे संवैधानिक कर्तव्य नहीं माना गया है तो वो दंडनीय नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ये ड्यूटी होती है कि वो यहाँ पर सम्मिलित हो या उपस्थित रहे। विधान परिषद की कुछ चीजों को देख लेते हैं। तो देखिए विधानसभा के सदस्यों के विपरीत जो विधान परिषद है उसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक वही राज्यसभा वाला पीछे का प्रोसेस आप यहाँ रिपीट कर रहे हैं। परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 है। अधिकतम कितना होना चाहिए? 1/3, उससे ज्यादा नहीं, और 40 से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि संबंधित राज्य में परिषद की संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर करती है। भाई जितनी बड़ी विधानसभा होगी उसी का 1/3 आप करेंगे ना, तो उसी आधार पर डिपेंड करता है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन यानी जो सभा है उसका प्रभुत्व राज्यों के मामलों पर बना रहे। मतलब संविधान या सरकार की भी यही मंशा रहती है कि जो विधानसभा है वो ज्यादा शक्तिशाली रहे। संविधान भी यही चाहता है, ठीक। तो इसके बाद आगे चलते हैं। यद्यपि संविधान के परिषद की अधिकतम और न्यूनतम संख्या यहाँ तय है, लेकिन वास्तविक संस्था का निर्धारण जो है यहाँ पे संख्या होना चाहिए था। वास्तविक संख्या का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे एक लोचा है, मतलब संसद चाहे तो इसमें परिवर्तन कर सकती है, कम भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है।
अब देखिए इसमें कुछ चीजें और कही गई, जैसे कि निर्वाचित पद्धति जो है विधानसभा के मतलब विधान परिषद के कुल सदस्यों में से उसमें 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से, जैसे नगर पालिका है, जिला बोर्ड है, वहां से चुने जाते हैं, और 1/12 जो सदस्य हैं वो राज्य में रह रहे हैं, जो 3 साल से स्नातक हैं उनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 1/12 वही अध्यापकों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उनका जो अध्यापन स्तर है वो माध्यमिक से ऊपर का होना चाहिए, मतलब माध्यमिक से कम नहीं होना चाहिए। और 1/3 जो है उनका विधानसभा के द्वारा चुनाव किया जाता है, और जो बाकी बचे हैं उनको राज्यपाल देख लेता है। साहित्य, ज्ञान और कला सहकारिता आंदोलन, मतलब उसमें अनुभव भी होना चाहिए और काम भी करते होने चाहिए। इसके बाद देखिए, इस तरह विधान परिषद के कुल सदस्यों में से जो 5/6 सदस्य, उनका चुनाव या जो भी निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और 1/6 जो है उनको राज्यपाल नामित कर देता है। तो प्रत्यक्ष कहाँ से होगा, वो तो नामित किया जाता है। और सदस्य एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसके माध्यम से चुने जाते हैं। और यहाँ पर जो राज्यपाल नामित करता है उसमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि आप कोर्ट में जाकर कहें कि फला आदमी को क्यों चुन लिया, जबकि योग्य जो उम्मीदवार हैं वो बचे हुए थे। यहाँ राज्यपाल की मर्जी पर सब कुछ होता है, वो अपने हिसाब से करेगा। राज्यसभा की तरह विधान परिषद एक सतत सदन होता है, बिल्कुल सेम वही कंडीशन है, थोड़ा बहुत का फर्क आप देखेंगे बस। स्थायी होता है, इसे विघटित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन दिक्कत यह है कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे साल सेवानिवृत्त होते हैं, तो जगह खाली होती रहती है। मतलब यहाँ भी वही हाल है राज्यसभा वाला, 6 साल का इनका कार्यकाल होता है, और खाली पदों को नए चुनाव और नामांकन के द्वारा, मतलब नामांकन का मतलब राज्यपाल का यहाँ नाम आता है, वही नामांकित करेगा, तो उसके द्वारा हर तीसरे वर्ष के प्रारंभ में भरा जाता है। हर तीसरे वर्ष के प्रारंभ में भरा जाता है। ये जो अवधि है ना, इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। सेवानिवृत्त सदस्य भी पुनर्चुनाव और दोबारा नामांकन हेतु योग्य होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आर्टिकल 171 के तहत विधान परिषदों के गठन का प्रावधान है। 6 राज्यों में विधान परिषद है, ये पूछा जाता है कहां पर है कहां पर नहीं। तो आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में है विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद एक स्थायी सदन है, कार्यकाल 6 वर्ष का है, ये हमने पीछे ही देख लिया है, तो फिर से देखने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, इसमें यह कहा गया कि जो विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या है वो उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि विधानसभा में जितने मेंबर हैं उसी के आधार पर इनकी संख्या डिसाइड होती है। और ये कहा गया कि 40 से कम इनकी संख्या नहीं होनी चाहिए, तो हमने देख ही लिया है, बहुत सी चीजें रिपीट कर रही हैं। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सर्वाधिक 100 सदस्य हैं, तो ये सबसे ज्यादा संख्या वाला हो गया। आर्टिकल 171 क्लॉज 4 के हिसाब से विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो पद्धति होती है उसके तहत एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। और 173 जो आर्टिकल है उसके हिसाब से विधान परिषद सदस्यों की अर्हताएं निहित होती हैं। मतलब उसमें जो आर्टिकल आप देख रहे हैं ना 173वां, उसमें इनकी जो अर्हताएं हैं, योग्यता है, उसको एक साथ वर्गीकृत किया गया है। और विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 साल की उम्र जैसे राज्यसभा में होती है वैसी यहाँ भी अनिवार्य है। अब देखिए, यहाँ आर्टिकल नंबर 192 का जिक्र किया गया है। तो ये जो अनुच्छेद 192 है, इसके हिसाब से विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य यदि किसी अयोग्यता से ग्रस्त हो जाता है या नहीं होता है, इस प्रश्न का निश्चय करना राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श से करता है। मतलब वाक्य कुछ इस प्रकार से है कि सदस्य जो है वो उस जगह पे बने रहने के योग्य है अथवा नहीं, उसकी योग्यता का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन उसमें वो परामर्श लेता है निर्वाचन आयोग का, मतलब उसकी सलाह पर काम करता है, लेकिन अंतिम निर्णय गवर्नर का ही होता है। आर्टिकल 191 में क्या कहा गया है? तो राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद की सदस्यता के लिए निरर्हताओं से ये संबंधित है। मतलब अर्हता कब रद्द की जा सकती है उसका टोटल जो प्रावधान है वो 191 नंबर के अनुच्छेद में किया गया है। और राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठकों में बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अगर अनुपस्थित रहता है, ठीक है, 60 दिनों तक अगर गायब रहता है तो उसकी जो सदस्यता है उसको खारिज किया जा सकता है। तो यहाँ तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे। ऐसा नहीं है कि हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन या पूरी संसद ही देख डाली, लेकिन उन तथ्यों को देखा है जो कि परीक्षा उपयोगी थे, UPSSC के लिए इंपॉर्टेंट थे, और इतना आपको रिवाइज करके अनिवार्य रूप से जाना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप रिवाइज भी कर सकते हैं, चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। और तब तक के लिए नमस्कार।